उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के सामाजिक न्याय दिलाती है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। तो याद रखिएगा, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरूबादी वाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पे कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। कितनी समानताएं हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। प्रश्नकोश प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में एक्स की जगह पे तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। दूसरा प्रश्न, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उस टाइम पे इसमें संशोधन नहीं हुआ था। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी, इस समय तक संशोधन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका से, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रीएम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करती है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व मेंशन किया गया है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसका मतलब कोई भी क्रम सही नहीं होगा। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम ऐसा है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी, पीपल्स शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं उल्लिखित है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्दों पर विचार करें। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो पहले आएगा यहाँ पे सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो इससे पहले किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो ये है अखंडता। बंधुत्व, समानता, संप्रभु था, लेकिन अखंडता 1976 में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला और तीसरा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो इसमें तीसरा वाला जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। तो 1, 2, 4 ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिशिएबल नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 18वां प्रश्न, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, बी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो ये था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 1, 2, 3 ऑप्शन ए में है, ये तीनों शब्द नहीं थे। यह जुड़े हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, चारों के चारों सभी, तो ऑप्शन डी। भारत के संविधान के आमुख यानी कि प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरुआत होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है।
इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ हुआ है? तो ये संविधान की प्रस्तावना ऑप्शन डी में हुआ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। ऑप्शन ए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। एक्सप्लेनेशन, भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संघीय। ऑप्शन डी, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष ये सब हैं, लेकिन संघीय शब्द नहीं है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता है, परंतु संघीय फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये लोक कल्याण शब्द नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न शब्द यूज़ किए हुए हैं, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, यही सही है। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। यह शब्द वर्ष 1976 के 42 में संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका प्रस्तावना है, सी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नोट, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका प्रियम्बल को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यहाँ पे है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तो ये थे के.एम. मुंशी। ऑप्शन डी,
के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन ए। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये था बेरूबारी वाद 1960 का। बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका उत्तर है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, प्रश्नगत वादों में से बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। यानी बोम्मई बनाम में और केशवानंद दोनों में ही उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो यहाँ पे केशवानंद भारती विवाद है, ऑप्शन डी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो यह है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन बी। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, वो हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो ये 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का संबंध किसमें उपबंध किया गया है? तो ये था उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी।
भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन डी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के वृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चारों के चारों ही सही हैं और यहाँ ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, चारों के चारों नहीं दिया हुआ है। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका प्रियम्बल कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं हैं। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है। इसीलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हैं। इस दृष्टि से विकल्प सी तथा डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। नेक्स्ट, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है।